नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य राजवंश। जो मौर्य राजवंश है ये सबसे पुराना राजवंश है। उसके बाद कुषाण वंश आता है, वर्धन वंश आता है, गुप्त वंश आता है। इन सभी वंशों ने प्राचीन भारत पर शासन किया है। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। जो कौटिल्य थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस ये भारत आया था। ये किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो ये सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत बनकर हमारे भारत आया था। किसके दरबार में आया था ये पूछा जाए तो बिंदुसार के दरबार में ये आया था। और किसके स्थान पर ये हमारे भारत में आया था? तो ये मेगास्थनीज के स्थान पर भारत आया था। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। चंद्रगुप्त का जो महल है जो कि पाटलिपुत्र में है, ये लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा लिखी गई है वो प्राकृत भाषा है। अगर पूछा जाए लिपि कौन सी है तो वो ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले जो पहले अंग्रेज या पहले व्यक्ति थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा था? तो इन्होंने अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है, अशोक का पहला अभिलेख किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी फैंथलर। टी फैंथलर ने अशोक के पहले अभिलेख को खोजा था। कब खोजा था? तो 1750 ईस्वी में खोजा था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया, इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा लिखी गई है अशोक के अभिलेख में और ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है,
राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्हण की। राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसकी रचना कल्हण ने की है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो अशोक था ये शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला भेजा था। देखिए, बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें इसने पहली बार अपने पुत्र सुसीम को भेजा था और दूसरी बार अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। बाकी जो कांधार है, गिरनार है और टोपरा है, इन सभी स्थानों पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये मगध साम्राज्य से संबंधित है। ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये मगध साम्राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बात है। और जो बाकी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं और बिंदुसार हैं, ये तीनों ही मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। जो कुणाल था ये अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और ये श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहां पे जाकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। भाबरू स्तंभ ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में है। कहाँ पे है ये स्तंभ? तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में ये कहाँ है? तो जयपुर जिले में ये विराटनगर में है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन यानी कि दक्षिण की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय प्राप्त की थी। अगर ये पूछ जाए कि दक्षिण की विजय का उल्लेख किस तमिल ग्रंथ में किया गया है, तो दक्षिण की विजय का उल्लेख आहनानूर और मुरनानूर में किया गया है। तो आहनानूर और मुरनानूर जो तमिल ग्रंथ है इसमें दक्षिण की विजय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदर्थ। बृहदर्थ ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या पुष्यमित्र ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र ये कौन था? तो ये बृहदर्थ के दरबार में एक सेनापति था जिसने बृहदर्थ की हत्या की थी और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम पड़ा शुंग वंश। इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगर ये पूछा जाए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहबाजगढ़ी अभिलेख। जो शहबाजगढ़ी अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। देखिए, खरोष्टी लिपि ये कैसे लिखी जाती है? तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और ये अभिलेख कहाँ पे है? तो ये अभिलेख पाकिस्तान में है। और बाकी जो कालसी, गिरनार और मेरठ अभिलेख है ये किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। इन 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेखों पर हुआ है। अगला प्रश्न है,
मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पहली है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालन, चौथा है कारीगर और पांचवा है योद्धा और छठा है निरीक्षक और सातवां है मंत्री। इन 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र का। जो तुर्मे था ये मिस्र का राजा था जो कि अशोक के समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन। सातवाहन राजवंश का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है। बाकी जो दक्षिण राजवंश थे, चोल राजवंश, पांडे राजवंश और सतीपुत्र राजवंश, इन तीनों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अगला प्रश्न है, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेख के कारण। जो कालसी स्थान है यह अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ये कालसी स्थान ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।